Question number 8. In a children park, an inclined plane is constructed with an angle 45 degree in the middle part. देखो बच्चों, ये जो मिडल पार्ट है ना, ये पार्ट यहाँ पे, ये आपको दिख रहा है, दिस इज ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन. ओके, और यहाँ पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है, 45 डिग्री. फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉय स्लाइडिंग if the coefficient of friction between the cloth of the boy and the incline is 0.6. हमें बच्चे का एक्सेलरेशन बताना है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है और जी की वैल्यू दी है. तो देखो, दो अप्रोच ले सकते हो आप यहाँ से. पहला अप्रोच होगा कि हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करके एक्सेलरेशन निकालें, जो कि पहले भी कुछ क्वेश्चन में किया था. और दूसरा अप्रोच ये होगा कि हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर लें. ओके, तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने बहुत बार सॉल्व कर लिया है. फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करके हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज करेंगे यहाँ पे. ओके, एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन इज जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा. करेक्ट. तो जी की वैल्यू कितनी है? 10. साइन थीटा इज 1/√2, क्योंकि थीटा कितना है? 45 डिग्री के इक्वल. करेक्ट. कॉस 45 डिग्री भी 1/√2 हो जाएगा, और म्यू कितना है? 0.6. सो दिस इज 0.6/√2. so this is 10. 1 minus 0.6/√2. so this is 10 into 0.4/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. लास्ट में हम लोग यूनिट रखेंगे. सो दिस इज 4/√2, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, दूसरा मेथड क्या हो सकता है बच्चों? सेकेंड मेथड होगा ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम. ओके, सेकेंड मेथड होगा ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम एंड फाइंड एक्सेलरेशन. ओके, अगर जो आपको प्रैक्टिस कम लग रहा है तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हो, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करके. ओके, तो ये आप खुद से ट्राई करना. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9. अ बॉडी स्टार्ट स्लिपिंग डाउन एन इंक्लाइन एंड मूव्स हाफ मीटर इन हाफ सेकेंड. एक बॉडी स्लिप करना शुरू करती है. ओके, और हाफ सेकेंड में, मतलब 0.5 सेकेंड्स में ये कितना डिस्टेंस मूव करता है? हाफ मीटर. अब क्वेश्चन में दिया गया है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू मूव द नेक्स्ट हाफ मीटर. नेक्स्ट हाफ मीटर इसे मूव करने में कितना समय लगेगा, हमें ये बताना है. ओके, देखो क्वेश्चन तो बेसिकली जो आप देख रहे हो ना, ये हो गया है सिंपल काइनेमेटिक्स का. ओके, क्योंकि यहाँ पे तो क्वेश्चन में फ्रिक्शन का कोई रोल है ही नहीं. बस हमें ये पता है कि डाउन द इंक्लाइंड प्लेन जब वो आएगा तो उसका कुछ कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा. ओके, तो सपोज दिस इज अ ब्लॉक. ओके, और जब ये नीचे आएगा तो इसका कुछ एक्सेलरेशन होगा. एक्सेलरेशन कितना होगा? जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, लेकिन वो लिखने की जरूरत हमें नहीं है. ओके, तो देखो पहले पार्ट में क्या दिया है? पहले पार्ट में दिया है इनिशियल वेलोसिटी है 0. टाइम कितना लिया उसने? 0.5 सेकेंड्स. ओके, और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका? 0.5 मीटर्स. इस डेटा को यूज करके हम लोग क्या करेंगे? इस डेटा को यूज करके हम लोग एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे. ओके, तो S इज इक्वल टू UT. आपको मैं एक लाइन भी ड्रॉ करके दिखा देता हूं ताकि समझना आसान हो. तो देखो इनिशियली पार्टिकल यहाँ पे है,
टाइम t इक्वल्स टू 0 पे, टाइम t इक्वल्स टू 0.5 सेकेंड्स पे इसने कितना डिस्टेंस चला? इसने डिस्टेंस चला 0.5 मीटर। मुझे एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो मैं क्या इक्वेशन यूज करूंगा? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, डिस्प्लेसमेंट इज 0.5, u इज 0 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन इज नहीं पता है, ये फाइंड करना है, एंड टी स्क्वायर मतलब 0.5 का स्क्वायर। ओके, तो आप अगर जो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो यहाँ से आपको दिख जाएगा कि एक्सेलरेशन 4 है। नहीं दिमाग लगा पा रहे हो तो आप पूरा लिख लो। 2 जो लेफ्ट साइड में जाएगा ना वो 0.5 से मल्टीप्लाई होगा, एंड दिस इज 0.5 का स्क्वायर। तो 0.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 1, और ये है 1/2 का स्क्वायर, तो दिस इज 1/1/4। तो ये सिंपल कैलकुलेशन है, आप करोगे तो आपको मिल जाएगा एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन में पूछा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू मूव द नेक्स्ट हाफ मीटर, मतलब नेक्स्ट हाफ मीटर मूव करने में इसे कितना और समय लगेगा। ओके, तो इसका एक सिंपल अप्रोच मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। देखो पार्टिकल को कितना और एक्स्ट्रा चलना है बताओ? 0.5 मीटर और चलना है यहाँ। तो एक तो तरीका यह है कि हम लोग मोशन की एनालिसिस यहाँ से यहाँ कर लें। दूसरा अप्रोच ये हो सकता है कि हम लोग जो एनालिसिस करेंगे वो यहाँ से लेके यहाँ तक कर लें। मेरी बात समझ में आ रही है? हम लोग मोशन की एनालिसिस यहाँ से लेके यहाँ तक करें। दैट इज, अगर जो टाइम t इक्वल्स टू 0 से, मान लो इसको मैं बोल देता हूँ दिस इज टाइम t इक्वल्स टू t। ओके, तो हमारी जो एनालिसिस है वो कहाँ से कहाँ तक है? फ्रॉम टाइम t इक्वल्स टू 0 टू टाइम t इक्वल्स टू t, करेक्ट? जब इसके लिए एनालिसिस करोगे तो इनिशियली पार्टिकल यहाँ है, दिस इज द इनिशियल पोजीशन, दिस इज द फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 0। एक्सेलरेशन तो हमें पता है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 1 मीटर। देखो आप जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, तो क्वेश्चन में यहां से लेके यहां तक के लिए सॉल्व नहीं कर रहे हो, ये भी कर सकते हो, लेकिन और सिंपल तरीका क्या होगा? आप इसके लिए सॉल्व कर रहे हो एकदम शुरू से लेके यहां तक। सो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज 1 मीटर। और अपने को क्या नहीं पता है? अपने को टाइम नहीं पता है, यही टाइम अपने को फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज करेंगे। तो दिस इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ इंटू 4 इंटू टी स्क्वायर, करेक्ट? तो 1 इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज टी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ। ओके, दिस इंप्लाइज t इज इक्वल टू 1/√2। कैलकुलेटर नहीं यूज करना है, तो देखो इसको कैलकुलेट करने का तरीका होता है ये, सॉरी, √2/2। √2 क्या होता है? 1.414 अप्रोक्सीमेटली। इसे आप क्या पकड़ सकते हो? ठीक है, पूरा 1.414 ही लिख लो। डिवाइड करोगे तो ये क्या आ जाएगा? ये याद भी होना चाहिए हमें, सॉल्व तो कर ही लेंगे। 0.707 सेकेंड्स। इसका मतलब क्या है बच्चों? देखो पार्टिकल टाइम t इक्वल्स टू 0.707 सेकेंड्स पे यहां पहुंचेगा। मतलब पूरा 1 मीटर मूव करने में इतना समय लगेगा। तो यदि मुझे ये निकालना है कि इतना डिस्टेंस मूव करना है इसे, इतना डिस्टेंस, तब कितना टाइम लगेगा?
तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम इंटरवल निकाल लूंगा। डेल्टा टी विल बी इक्वल टू 0.707 minus 0.5, करेक्ट। तो दिस विल बी इक्वल टू 0.207 सेकेंड्स। समझ में आया? ओके। मैंने क्या किया, अब देखो दोबारा एक बार बता देता हूँ। क्वेश्चन में पूछा है कि नेक्स्ट 0.5, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि इतना डिस्टेंस कवर करने में कितना समय लगेगा। तो आप इस पार्ट की भी एनालिसिस डायरेक्टली कर सकते थे, लेकिन हमने क्या एनालिसिस की, हम लोगों ने एनालिसिस की यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी एनालिसिस की, और मुझे पता चल गया कि यहाँ से लेके यहाँ ये पूरा डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा। तो बाकी यहाँ से यहाँ का टाइम पता चल गया, यहाँ से यहाँ का टाइम पता चल गया, तो आप आराम से इसका टाइम निकाल सकते हो। वही हमने किया। समझ में आ गया? तो बेसिकली ये जो प्रॉब्लम है ये काइनेमेटिक्स का है। ओके, इसमें फ्रिक्शन का कोई रोल ही नहीं था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स एंड द नॉर्मल फोर्स exerted by a body on the other is called angle of friction। देखो, द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स, जो रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स होता है और जो नॉर्मल फोर्स होता है उसके बीच का जो एंगल होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। मेरी बात समझ में आ रही है? इसे हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। देखो मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। दिस इज द नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स कैसे लगेगा, दिस इज फ्रिक्शन फोर्स, तो दिस इज द रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके, आप चाहो तो इसे ढंग से लिख लेना, एफ इज द रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स, और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एंगल बिटवीन, क्या दिया है, एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉर्मल, इसी को बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये कितना है, दिस इज लैम्डा, करेक्ट। लैम्डा इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ओके, तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि वी हैव टू प्रूव दैट लैम्डा इज लेस देन और इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। ओके, मतलब लैम्डा की जो वैल्यू होगी वो tan इनवर्स म्यू से के इक्वल हो सकती है या तो उससे कम ही होगी। tan लैम्डा इज लेस देन और इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, लैम्डा की मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। ओके, सो लेट अस फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लैम्डा। लेट अस फाइंड maximum value of lambda। ओके, लैम्डा, ये मैक्सिमम कब होगा, लैम्डा, इसको हम लोग बोल देते हैं लैम्डा मैक्स। ओके, या लैम्डा एम लिख दो, लैम्डा एम मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लैम्डा। ओके, तो हमें ये फाइंड करना है। तो लैम्डा मैक्सिमम कब होगा, जब एफ मैक्सिमम होगा। ओके, सो वी कैन से कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन विल बी मैक्सिमम व्हेन, या फिर ऐसे भी लिख लो शॉर्ट में, लैम्डा विल बी मैक्सिमम व्हेन एफ इज मैक्सिमम। आप खुद देखो ना, जितना ज्यादा फ्रिक्शन होगा, ओके मान लो फ्रिक्शन अभी यहाँ है, कल को फ्रिक्शन इतना हो गया तो ये एंगल और बढ़ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इस ट्रायंगल में ऑब्जर्व होना चाहिए आपको, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है। आप खुद इमेजिन करो ना कि ये लेंथ बढ़ रहा है, जितना ये लेंथ बढ़ेगा उतना ये एफ ऐसा आएगा। ओके, ये जो एफ देख रहे हो ना ये ऐसा होगा,
और उतना ज़्यादा ये एंगल बढ़ेगा। तो लैम्डा विल बी मैक्सिमम व्हेन एफ इज मैक्सिमम तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है म्यू इंटू एन। ओके, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? म्यू इंटू एन। देखो इस डायग्राम में, तो जब ये फ्रिक्शन मैक्सिमम होगा ना बच्चों, एंड दिस फ्रिक्शन इज मैक्सिमम, ये लैम्डा भी क्या हो जाएगा? दिस विल बी, तो tan ऑफ दिस एंगल, याद है इसको थीटा बोलते थे, यहाँ पे लैम्डा बोला है, तो tan ऑफ लैम्डा मैक्सिमम इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये लेंथ क्या एफ मैक्स होगा? यस, ये आप देखो बच्चों, दिस इज द परपेंडिकुलर। इस ट्राइंगल को थोड़ी देर के लिए ऑब्जर्व करो, इस ट्राइंगल, इस राइट एंगल ट्राइंगल को। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज, ये जो आप देख रहे हो ना, दिस इज द परपेंडिकुलर, कितना? एफ मैक्स। बेस क्या हो जाएगा? दिस इज द बेस। ओके, एफ मैक्स की अभी हमने वैल्यू निकाली कितनी? म्यू एन। सो दिस इंप्लाइज tan ऑफ लैम्डा मैक्स, याद रखना लैम्डा एंगल है। ओके, थोड़ा बच्चे अनकंफर्टेबल हो जाते हैं क्योंकि हमें थीटा में जनरली एंगल बताने का प्रैक्टिस रहता है, यहाँ पे लैम्डा के टर्म्स में लिख दिया है। ओके, तो दिस इज इक्वल टू म्यू। सो व्हाट इज लैम्डा मैक्स? ये सबसे ज्यादा एंगल है। ओके, दिस इज द मैक्सिमम एंगल ऑफ फ्रिक्शन। दिस इज मैक्सिमम एंगल ऑफ करेक्ट, मतलब बाकी जितने एंगल ऑफ फ्रिक्शन होंगे वो इससे कम ही होंगे, लैम्डा मैक्स से तो कम ही होंगे। देयरफॉर जो जनरल एंगल ऑफ फ्रिक्शन है वो क्या होगा? मैक्सिमम का यही मतलब होता है ना कि जो भी वैल्यूज होंगी वो इससे कम ही आएंगी या इसके इक्वल हो सकती है। तो जो भी एंगल ऑफ फ्रिक्शन होगा वो लैम्डा मैक्सिमम के इक्वल या फिर उससे कम। तो ये आ गया हमारा रिलेशन। अच्छा, ये तो मैंने समझाने के लिए ऐसा अप्रोच लिया, आप मैथमेटिकल अप्रोच लेके भी इनइक्वालिटी लगा सकते थे। समझ में आ रही मेरी बात? जैसे देखो कोई मैथ्स का मेंबर होता तो वो इस प्रॉब्लम को कैसे डील करता। इसमें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बच्चों की कम होती है, थोड़ा फील नहीं आता कि चल क्या रहा है। तो जनरल एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? tan लैम्डा इज इक्वल टू एफ अपॉन नॉर्मल, ये तो आप एग्री करते हो। ओके, सो लैम्डा इज, अब मैथमेटिकली हम लोग क्या लिखेंगे? एफ इज लेस देन और इक्वल टू म्यू इंटू एन। करेक्ट, तो कोई पर्सन इस चीज को ऐसे लिख लेगा, इसी इक्वेशन को, एफ बाई एन इज लेस देन इक्वल टू म्यू एन बाई एन। अब दोनों तरफ हम लोग क्या कर लेंगे? दोनों तरफ tan इनवर्स ले लेंगे फंक्शन, tan इनवर्स एफ बाई एन इज इक्वल टू, याद रखना फंक्शन भी इंक्रीजिंग होना चाहिए नहीं तो साइन पलट जाता है। यहाँ पे याद रखिएगा मैंने n से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, सो दिस इज म्यू। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? यस। अब मुझे ये बताओ क्या यही लैम्डा है? ओके, दिख रहा है क्या आप लोगों को? tan इनवर्स एफ बाई एन इज लैम्डा, तो यहाँ पे लिख लो लैम्डा। सो दिस इंप्लाइज
लैम्डा इज लेस देन और इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। तो ये मैथमेटिकल अप्रोच हो गया, करेक्ट। अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग मैक्सिमम लैम्डा निकालेंगे। मैक्सिमम लैम्डा कब होगा? जब ये वाला वेक्टर का लेंथ सबसे ज्यादा हो। जितना ज्यादा ये लेंथ होगा उतना ज्यादा ये एंगल लैम्डा होगा। इसको आप थीटा भी चाहो तो बोल सकते हो। जितना ज्यादा फ्रिक्शन उतना ज्यादा लैम्डा। तो हमने क्या किया, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लैम्डा निकाला। सॉरी, मैंने लैम्डा एम ए एक्स ही लिख दिया पूरा, ठीक है, इसे एम ए एक्स लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो लैम्डा मैक्सिमम कब होगा? जब फ्रिक्शन मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या होता है? म्यू एन। तो मैंने निकाल लिया यहाँ से लैम्डा मैक्स। और फिर लॉजिक क्या दिया कि जो भी लैम्डा होगा वो इससे तो कम ही होगा। मेरी बात समझ में आ गई? ओके।